नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। एसएससी जीडी के लिए 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के 13 फरवरी 2023 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जीके आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और आपको बताना है कि आपके जो ये प्रश्न पूछे गए उसमें कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। देखिए, हर प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड का समय मैं दूंगा। फटाफट आप क्या करेंगे, इसके बीच ऑप्शन पढ़ेंगे और उसका आंसर अपने कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। तो ये राइट आंसर होगा खाद्यान्न, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने खाद्यान्न आंसर बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। देखिए डिटेल्स की बात करें तो हरित क्रांति कृषि नवाचार का काल था जो 1960 और 1970 के दशक में हुआ था। इसका उद्देश्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना था। हरित क्रांति के मुख्य लाभार्थी खाद्यान्न थे। गेहूं और चावल याद रखेंगे जैसे फसलों को अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए विकसित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे भोजन की कमी जो आई थी उसमें भी कमी हुई और कीमतों में भी कमी आई। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न ये सारे। प्रश्न नंबर 2 है, आवर्त सारणी के 17वें समूह में स्थित है उसको क्या बोलते हैं। आपको 3 सेकंड का समय मिलता है, आप इसका उत्तर कीजिए। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइलोजन। तो आवर्त सारणी के 17वें समूह में जो स्थित तत्व हैं उनको हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर। आवर्त सारणी के 17वें समूह को समूह 7 का ए या समूह 17 के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह के तत्वों को हाइलोजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन ये सारे शामिल होते हैं। हाइलोजन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु होते हैं, याद रखिएगा अधातु, और धातुओं के साथ लवण बनाने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। उनके सबसे बाहरी कोष में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन्हें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाएगा। सवाल नंबर 3 आपके सामने, हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। पेपर में पूछा गया प्रश्न, आप इसका उत्तर कीजिए। थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा है तो आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, बढ़िया से पढ़िए। चलिए, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया बिल्कुल सही आया है। 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है। हॉकी मैदान का आयाम कितना है, 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। रट लो मेरे भाई, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखो इसका डिटेल्स थोड़ा ध्यान से समझना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने हॉकी मैदान के लिए मानक आयाम निर्दिष्ट किए जो 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और मैचों में हॉकी के मैदानों के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला आयाम है। प्रत्येक छोर पर 2.14 मीटर ऊंचा और 3.66 मीटर चौड़ा लक्ष्य स्थित होता है, और मैदान के बीच में और उसके पार रेखाएं जो प्रत्येक अंतिम रेखा से 22.90 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। पेनाल्टी स्पॉट, जिसे स्ट्रोक मार्क के रूप में भी जाना जाता है, 0.15 मीटर व्यास वाला एक स्पॉट है जो प्रत्येक गोल के केंद्र से 6.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह बेस लाइन से शूटिंग सर्कल तक 15 मीटर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छौ नृत्य से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन को पढ़िए बढ़िया से, फिर दिमाग लगाइए इसका क्या उत्तर होगा। कहीं आपने इस प्रश्न को पढ़ा है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप लोग जहां भी पढ़ते होंगे इस प्रश्न को कराया भी गया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है। जिनका भी इस प्रश्न का उत्तर डी आया, गोपाल प्रसाद दुबे, 100% उनका प्रश्न सही है, ठीक है। याद रखिएगा गोपाल प्रसाद दुबे आपका राइट आंसर होगा, जो कि छौ नृत्य से जुड़े हैं। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए। छौ नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई थी। गोपाल प्रसाद दुबे झारखंड के सरायकेला के एक प्रसिद्ध छौ नर्तक हैं। वह पद्मश्री पुरस्कार विजेता और छौ नृत्य की सरायकेला शैली के लिए एक प्रमुख प्रतिपादक भी हैं, याद रखिएगा। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है,
याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 सेकंड का समय है, ऑप्शन पढ़िए, आंसर कीजिए। तो याओसांग उत्सव जो मणिपुर में मनाया जाता है काफी प्रसिद्ध उत्सव है। ये कुल मिलाकर 5 दिनों तक चलता है उत्सव, याद रखिएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था उनका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। याओसांग उत्सव भारत के मणिपुर में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्यौहार है जो बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। इस त्यौहार को मणिपुर की होली के नाम से जाना जाता है और इसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू और स्वदेशी दोनों परंपराओं का एक संयोजन है और मणिपुर में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों द्वारा यह मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याओसांग उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। 5 दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? 6 नंबर सवाल का आप आंसर कीजिए। पहले ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है तो उसको बढ़िया से आप लोग ध्यान से देकर उत्तर करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार भारत पुरुष हॉकी विश्व कप अब तक जीत पाया है। याद रखिएगा कब जीता था? 1975 में जीता था। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा था उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा आयोजित एक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट पहली बार 1971 में खेला गया और भारत 1975 में खिताब जीता है, जो इकलौता खिताब है भारत के द्वारा जीता गया हॉकी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में का योगदान दिया। आपको ऑप्शन पढ़ना है, 5 सेकंड का समय है, उत्तर कीजिए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सकारात्मक, बिल्कुल उनका सही उत्तर आ रहा है। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में जो वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, हरित क्रांति भारत के कृषि इतिहास में एक ऐसा काल था जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों का कार्यान्वयन देखा गया, जिसमें उच्च उपज वाली फसल किस्मों, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग शामिल किया गया था। हरित क्रांति के कारण खाद्य फसलों की बड़ी पैदावार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इससे खाद्य सुरक्षा हासिल करने और खाद्य आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने में मदद मिली। हरित क्रांति से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी वृद्धि हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हुआ था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 सेकंड का समय आपके पास, उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स में या फिर अपने कॉपी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। जिनका भी आंसर आ रहा था कलकत्ता, 100% उनका सही उत्तर है। तो औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। डिटेल्स देख लिया जाए। कलकत्ता वह स्थान है जहां औपनिवेशिक भारत एवं में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, याद रखना, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न विरोध का प्रदर्शनों और आंदोलनों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संघ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए जिम्मेदार भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट है, इसका उत्तर कीजिए। प्रश्न है कि सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। तो सातवाहन जो है दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के लिए। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया था। वे मुख्य रूप से भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित थे, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं। सातवाहन अपने कुशल प्रशासन, कला और साहित्य के संरक्षण और विदेशी देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने शासन वाले क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए? बिल्कुल आसान सा सवाल, 5 सेकंड है आपके पास,
उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स में या फिर कॉपी पे। तो मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ यानी वर्तमान जो रूस के नाम से जाना जाता है, यहां से भारतीय संविधान में लिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल उनका सही उत्तर आ रहा था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए। यह कर्तव्य पूर्व यूएसएसआर था, जिसको अभी हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, के संविधान से प्रेरित थे। 1977 के सोवियत संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर एक अध्याय था, जिसमें संविधान और कानून का सामना करना, देश की रक्षा करना और समाज की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करना जैसे कर्तव्य शामिल थे। नेक्स्ट है सेवा स्वरोजगार महिला संघ। इसका अर्थ होता है बैंक गुजरात में एक सहकारी बैंक भारत में लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया आपको बताना है। 5 सेकंड का समय, एक बार प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर कीजिए। सेवा बैंक गुजरात में एक सहकारी बैंक के रूप में काम करता है, भारत में कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 1974 में लॉन्च किया गया सेवा बैंक, जो कि गुजरात में सहकारी बैंक के रूप में कार्य करता है और इसका अर्थ होता है स्वरोजगार महिला संघ। देखिए इसका डिटेल्स देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। सेवा बैंक भारत में एक सहकारी बैंक है जिसकी स्थापना 1974 में स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई थी। एक संगठन जिसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? आसान सा सवाल है, फटाफट आप इसका सही उत्तर कर दीजिए। 5 सेकंड का समय भी आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, विधानसभा। तो राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए विधान परिषद, नाम सुने हैं ना विधान परिषद का? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी निकाय है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखना है मेरे भाई, 2 साल में 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नीतियां बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक अस्थायी निकाय है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। पेपर में यहां से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? 5 सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर कीजिए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यानी कुल 100 दिन, तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है। उससे पहले हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण आबादी का रोजगार के अवसर प्रदान करने और गरीबी कम करने के लिए 2005 में नरेगा लागू किया गया था। रख लो, पेपर में आएगा। 2005 में नरेगा लागू किया गया था, पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। यह अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। यह योजना जल संरक्षण, कृषि, बागवानी और पशुधन पालन जैसी विभिन्न गतिविधियों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। मजदूरी का भुगतान संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? 5 सेकंड का समय, उत्तर कीजिए फटाफट। तो ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं मेरे भाई। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है पर्वत, बिल्कुल उनका सही उत्तर आ रहा है। तो ग्लेशियर आमतौर पर पर्वत में पाए जाते हैं। ग्लेशियर बर्फ के विशाल पिंड हैं जो उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां बर्फ जमा होती है और समय के साथ संकुचित हो जाती हैं। वे आमतौर पर पहाड़ों जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बर्फ के द्रव्यमान को बनाए रखने के लिए तापमान काफी कम होता है। पहाड़ों में ग्लेशियर आसपास की ढलानों से बर्फ और बर्फ के जमा होने और बर्फ के अपने वजन के नीचे दबने से बन जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ग्लेशियर पाए जाते हैं, लेकिन कम तापमान और लगातार बर्फबारी के कारण इनका निर्माण अलग तरह से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका उत्तर कर सकते हैं। और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना है वीडियो जब समाप्त होगा।
तो इसका उत्तर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो छत्तीसगढ़ में नृत्य किया जाता है राउत, याद रखिएगा। कालबेलिया कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में, भांगड़ा पंजाब में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, राउत जो है छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो होली त्योहार के दौरान यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और रंगीन पोशाक पहनते हैं और ढोल, नगाड़ा और ताशा जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक एक गोलाकार संरचना में चलते हैं और नृत्य में बहुत अधिक कूदना, घूमना और ताली बजाना शामिल है। माना जाता है कि राउत की उत्पत्ति भगवान कृष्ण और गोपियों की पौराणिक कहानी से हुई, जो होली के त्योहार के दौरान इस तरह नृत्य किया करते थे। कृष्ण भगवान, उनके उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। राउत नृत्य किया जाता है यादव समुदाय के द्वारा। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। ठीक है। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर 5 सेकंड आपके पास। देखिए, कुल 20 प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, जिसमें से इस पेपर में 4 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे। तो उन 4 प्रश्न को मैं नहीं लिया हूं, क्योंकि व्यर्थ में आपका समय बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए कुल 16 प्रश्न आज के सेट में है, याद रखेंगे। ठीक है ना। ईस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? तो ऑक्सीजन बनाते हैं मेरे भाई। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल सही उत्तर आ रहा था। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और आपके 16 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में फटाफट छापते रहना है। ठीक है। देखिए, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग कई खाद्य और पेय उद्योगों में किण्वन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जब ईस्ट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाइएगा तो एक प्रतिक्रिया हो जाती है जो ऑक्सीजन गैस पैदा कर देती है। तो हमारा राइट आंसर था इस प्रश्न का ऑक्सीजन। तो आपके 16 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और 2024 का जो पेपर हुआ है उस पेपर को मैं अगले बार से लेकर आने वाला हूँ, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, उस पेपर के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।